नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आपके बीच दैनिक समसामयिकी लेके मैं पुनः प्रस्तुत हूं। आइए और आज की दैनिक समसामयिकी का सेशन प्रारंभ किया जाए। और यहाँ पर 4 लाइनों के साथ आपको जोड़ना चाहेंगे। क्यों होते हो परेशान, मेहनत एक दिन रंग लाएगी, हौसला रख बुलंद तू, एक दिन कामयाबी जरूर आएगी। इस लाइन में आपको वो चीजें सब कुछ बता दी गई हैं जो आपको चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा उतावलापन या बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना है कि अगर अब की बार सफलता हमको नहीं मिली तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, आप अपने आप को, अपनी कमियों को देखिए और कमियों को दूर करिए और आपका सफलता जो है वो निश्चित ही आपको मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध बनने वाला नहीं है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रही मिलह झील का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है इराक, दूसरा ऑप्शन आपका है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन आपका है तुर्कमेनिस्तान और चौथा ऑप्शन आपका जो है वो कजाकिस्तान है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका होगा इराक। अब यहां इराक में यह मिलह झील चर्चा में है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी हम जान लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। आइए, इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। इराक जो है मध्य एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश है। यहां पे 2 नदियां पाई जाती हैं, दजला और फरात। दजला और फरात इन्हीं नदियों के बीच जो मिट्टी वाला स्थान है या इन्हीं नदियों के बीच में ये आपकी मिलह झील है, स्थित है। और ये 1980 से 90 के दशक में इराक की आय का मुख्य साधन था। इसी मिलह झील को एक अन्य नाम से जानते हैं, रजक्का झील के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली में जल्दी में ही देखा गया कि इसका जो पानी का स्तर है वो तेजी से घट गया, तेजी के साथ तेजी से घट गया और ये विलुप्ति के कगार पर आ गया है। इसी कारण यह चर्चा में है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को पुनः देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही मिलह झील का संबंध किस देश से है। तो आपका ऑप्शन जो दिया गया है इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है आपका इराक है। इराक के बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करें तो देखें, इराक की राजधानी बगदाद है और यह मध्य एशियाई देश है। और इराक में दजला और फरात 2 नदियां बहती हैं और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में आपका यह मिलह झील स्थित है। इसको एक अन्य नाम रजक्का झील के नाम से जाना जाता है। और 1980 और 90 के दशक में इराक का मुख्य आय का स्रोत जो था यही मिलह झील माना जाता था। अब आइए यहीं से अफगानिस्तान की राजधानी के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहीं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी के बारे में बात करें तो अश्गाबाद है। और अगर कजाकिस्तान की राजधानी, जिसकी राजधानी पहले अस्ताना था, अब इसका राजधानी जो है नूर सुल्तान है। यही कजाकिस्तान के बारे में 2 चीजें आपको जानना जरूरी है। विश्व में सबसे बड़ा स्थल
रुद्ध। देश कौन सा है? तो वो कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है मिस केरल। मिस केरल का संबंध मिस केरल शब्द का संबंध किस प्रजाति से है जो भी चर्चा में रहा है? पहला आपका ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है चिड़िया, तीसरा ऑप्शन है सांप, चौथा ऑप्शन है तितली। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है मछली। अब ये मिस केरल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका एक नाम और भी है रेड लाइन टारपीडो। रेड लाइन टारपीडो के नाम से इसे जाना जाता है, अन्य नाम से। और जो सजावटी मछलियां सजावटी मछली का व्यापार होता है 60 से 65% की हिस्सेदारी यहां पर मिस केरल का होता है। और ये खास इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर लाल और काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इसी कारण यह ज्यादा पसंद की जाती है। साथ ही साथ अब यह विलुप्त प्राय की स्थिति पर पहुंच गई है। इसी कारण यह सुर्खियों में है या इसी कारण इसको बचाने का कार्य किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय लिंग सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय लिंग सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब यहां से जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है नीति आयोग। अब यहीं पर अगर नीति आयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करें तो देखें नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ की। इसने स्थान किसका लिया है? योजना आयोग का। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं अमिताभ कांत जी। अगर यही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनसे पहले थावरचंद गहलोत जी थे जो इस समय कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब अगर यही सामाजिक न्याय की बात की गई है तो हम लोगों में पॉलिटी में एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा? पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। बात किया जाए संविधान में या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। अब यही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में बात करें, इसकी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी है। और यही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में बात करें जिसे NSO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2006 में किया गया था।
सी रंगराजन समिति के आधार पर, सी रंगराजन समिति के आधार पर, समिति के आधार पर। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा थर्मोबैरिक बम। थर्मोबैरिक बम के उपयोग की बात सामने आई है, यह किस प्रकार का बम है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए एरोसॉल बम है, ऑप्शन बी ईंधन वायु विस्फोटक है, ऑप्शन सी वैक्यूम बम है, और ऑप्शन डी जो दिया गया है उपरोक्त सभी। तो ये थर्मोबैरिक बम जो है, इसका सही जो आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। मतलब इस थर्मोबैरिक बम में एरोसॉल बम के भी गुण है, इसमें ईंधन वायु विस्फोट का भी गुण है, और वैक्यूम बम के रूप में भी इसके गुण है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा विवाद है, उस विवाद के दौरान इस थर्मोबैरिक बम के उपयोग किए जाने की बात की जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि जो पिछले सदी में आपके घटना घटी थी, जिसको चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, परमाणु घटना जो है जिसका संबंध किससे है, तो यूक्रेन से था। तो इस दुर्घटना से भी ज्यादा यहां पर नुकसान होने, अगर इस थर्मोबैरिक बम का उपयोग किया जाता है तो इस चेर्नोबिल दुर्घटना से भी ज्यादा भयावह परिणाम होने की संभावना रक्षा विशेषज्ञों ने जाना है। अब यहीं पे आपको ये चेर्नोबिल परमाणु घटना कब हुई थी, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दिसंबर 1986 में यह घटना घटित हुआ था यूक्रेन में। यहीं से चेर्नोजेम एक प्रकार की, चेर्नोजेम एक प्रकार की मिट्टी है, इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें फसलों का मतलब अनाज का उत्पादन खूब ज्यादा बढ़िया सा होता है, इसी नाते अनाज का डलिया किसे कहा जाता है, तो वह यूक्रेन को कहा जाता है, यूक्रेन को कहा जाता है। और एक खास बात और भी है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सूरजमुखी का तेल भारत सबसे ज्यादा जो मंगाने का कार्य इसी यूक्रेन से करता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस स्थान पे वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन करेगी? तो यहां पर आपके विकल्प जो दिए गए हैं, आपका पहला विकल्प दिया गया है पोखरण, दूसरा विकल्प महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा पोखरण, राजस्थान। अब यहां बात करते हैं कि पोखरण कहां है, तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अब यहां से संबंधित क्वेश्चन ये कह रहा है वायु शक्ति अभ्यास। वायु शक्ति अभ्यास तो किस सेना के द्वारा किया गया, तो वायुसेना के द्वारा ये किया गया, वायुसेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया, वायुसेना के द्वारा किया गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वायुसेना का स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना का स्थापना हुआ था। इसी कारण 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें यही महाराष्ट्र की, और यही बात करें हम अगर मध्य प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का, तो महाराष्ट्र के बारे में देखें तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं,
अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, और टाइगर स्टेट के साथ साथ इसे सोया सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सोया सिटी का आशय यहाँ यह है कि सोयाबीन का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहां होता है? तो आपके मध्य प्रदेश में होता है। अगर यही पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है, जहां पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया? अब यहाँ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला केरल दिया गया है, दूसरा गोवा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बेंगलुरु दिया गया है। अब यहाँ जो सही आंसर आपका होगा, ये आपका होगा बेंगलुरु। अब बेंगलुरु होगा तो इस परियोजना से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना। तो सबसे पहली बात कि इसको किसने प्रारंभ किया? तो अभी हमने आपके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जो है, वो स्मृति ईरानी जी है। स्मृति ईरानी जी, इन्होंने बेंगलोर से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया है। वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया है। अब वन स्टॉप सेंटर में क्या होता है? जो समाज में एसिड अटैक के द्वारा पीड़ित महिलाएं हैं, उनका काउंसलिंग करने के लिए, उनको अपने जीवन को आगे व्यतीत करने के लिए काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो उस काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसमें ये जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना के माध्यम से जो काउंसलर होंगे, उन काउंसलर की मनोस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से इस स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ आप देखें तो अन्य भी प्रोग्राम जो है भारत सरकार के द्वारा जो स्त्रियों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे आपका अभी रिसेंटली में आपका उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। पूछ लेगा कहां से किया गया? तो ये महोबा उत्तर प्रदेश से किया गया। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है, आपसे उज्ज्वला 2.0 के बारे में पूछे तब आपका महोबा उत्तर प्रदेश होगा। अन्यथा अगर केवल उज्ज्वला योजना की बात करें तो यह बलिया उत्तर प्रदेश से यह किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है उज्ज्वला 2.0 का? 1 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। यहीं पे अन्य योजनाओं के बारे में अगर देखें तो एक योजना है क्रिएशन योजना। ये क्रिएशन योजना क्या है? जो वेस्ट मटेरियल है या जो इनका उपयोग, जिन वस्तुओं का उपयोग हम लोगों ने कर लिया, अब हमारे उपयोग की चीजें वो नहीं रह गई, तो उनका फिर से रीयूज करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पुनः उपयोग में लाए जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल में किया गया, पश्चिम बंगाल में किया गया। क्रिएशन योजना का जो शुभारंभ है पश्चिम बंगाल में किया गया।
अगर हम यहीं पे कुछ अन्य जो विकल्प दिए गए इनके बारे में बात करें तो केरल से संबंधित अगर हम बात करें तो कर्नाटक से केरल तक के तट को मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा 1987 में स्थापना इसका गोवा का 1987 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करें तो जनसंख्या के आधार पे भारत में प्रथम है। अगर हम यहीं पे बात करें आपके विधानसभा सीटों के बारे में तो 403 सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगर लोकसभा के सीटों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक 80 सीटें हैं। और विधान परिषद की सीटों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है। और अगर यही जन घनत्व के बारे में बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। अब यहां पे जो बेंगलुरु है जहां पर इन्होंने श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया तो अभी कुछ समय पहले एक आपका वेल्थ रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है अरबपतियों के बढ़ोतरी में विश्व में तीसरे स्थान पे है। मतलब वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में भारत अरबपतियों की वृद्धि के क्रम में तीसरे स्थान पे है। तो यहां पहले दो कौन है? पहला आपका यूएसए है, दूसरा आपका चीन है और तीसरा आपका भारत है। ये तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में है। और विश्व में अगर देखें जो भारत है तीसरे स्थान पे है। और अगर हम भारत में शहर के आधार पे देखें कि सर्वाधिक अरबपतियों में वृद्धि कहां हुई है तो वो बेंगलुरु में हुआ है। अब 2021 में एक रिपोर्ट और भी आया था कि भारत में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 11%, मतलब विगत वर्ष की तुलना में भारत में अरबपतियों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। और अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस शहर में ग्रिड ऊर्जा से हरित ऊर्जा का उपयोग करके पहला मॉडल शहर बना है? तो आपका जो विकल्प दिया गया है ये पहला कोणार्क है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा कामाख्या है और चौथा बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु है। आइए इसका आंसर देखें। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, कोणार्क। कोणार्क कहां स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अब यहां कोणार्क मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गंग वंश के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। अब इसमें कोणार्क मंदिर है, इसी को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका एक उपनाम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। और खास बात यह है कि भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये प्रथम मंदिर है। अब यहीं पे अगर हम वाराणसी के बारे में बात कर लें तो वाराणसी को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की प्राचीन नगरी
विश्व की प्राचीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। अब अगर यही हम बात कर लें कामाख्या का मंदिर का, तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है और कामाख्या मंदिर के पास में ही एक भारत का प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे अंबुवाची का मेला के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये बृहदेश्वर की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर जो है इसी को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना जो चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान से 9000 वर्ष प्राचीन नवपाषाण स्थल का खोज किया गया? तो आपके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन ए जो दिया गया है जॉर्डन, बी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन आपका जो दिया गया है ब्राजील दिया गया है। आइए क्वेश्चन का आंसर देखें और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका होगा जॉर्डन। अब जॉर्डन के बारे में बात करें, जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है। अब जॉर्डन में ये 9000 वर्ष प्राचीन नवपाषाण काल का स्थल खोजा गया है। अब नवपाषाण काल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आग की खोज किस काल में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो नवपाषाण काल में हुआ। यहीं पे अगर अर्जेंटीना के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अब अर्जेंटीना में एक घास की मैदान पाया जाता है जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, पंपास पूछा जाता है। पंपास घास की मैदान कहां पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर यही ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या आपका कंगारू का देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसिस्को है। ऑस्ट्रेलिया में ही एक घास पाई जाती है जिसका नाम डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और यहीं पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन जंगलों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, अमेजन जंगल में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब यहाँ जैव विविधता से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार डे का बन जाता है कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22
22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ताजा रिपोर्ट के आधार पर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राफेल नडाल, एंडी मरे, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो डेनियल मेदवेदेव होगा। एटीपी की ताजा रैंकिंग के अनुसार डेनियल मेदवेदेव राफेल नडाल को पछाड़कर अब प्रथम एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया गया 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया है? इस क्वेश्चन को परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाइए और देखिए इस क्वेश्चन से जितनी भी बातें हैं उसको आपको नोट डाउन करना होगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। आपका ऑप्शन पहला दिया गया हरियाणा, दूसरा आपका ऑप्शन दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा जो है राजस्थान। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। यह सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन किया गया। अब सबसे बड़ी बात, ये जो सूरजकुंड मेला है ये कब से प्रारंभ हुआ? आरंभ कब से हुआ? तो 1987 से इस मेले का आयोजन किया जाना प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना, उनको याद रखना, उनको सजोए रखने का जो उद्देश्य है वो इसको प्रतिपूर्ति करता है। और ये कला और संस्कृति से संबंधित है। इसी कारण इस क्वेश्चन की जो अहमियत है वो काफी अधिक है। अब 1987 में इस मेले का आयोजन प्रारंभ किया गया। अब यहां पर मेले से संबंधित कुछ आवश्यक बातें आपको जान लेनी चाहिए। जैसे आपको पूछता है कि जो 35वां सूरजकुंड मेला शिल्प मेला है, इसका फोकस राज्य कौन है? फोकस राज्य कौन सा है? फोकस राज्य, तो फोकस राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। अगर यहीं पे फोकस देश पूछ ले तो आपका कजाकिस्तान। अब ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, फोकस राज्य से संबंधित और फोकस देश कजाकिस्तान से संबंधित। तो आज का सेशन जो ये 10 क्वेश्चन के आधार पे आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, इस सेशन के द्वारा आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए वो परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से पूछे गए हैं। आपको नोट डाउन करना चाहिए और इसको बार बार रिकॉल करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो स्नेह और प्रेम चैनल के प्रति है वो बनाए रखिए और अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।